नमस्ते साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको निशुल्क अपडेट मिलती रहे। आज हम इस टॉपिक के अंदर हम जो कि गायनेकोलॉजी का हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे हीट के लक्षणों का। हीट वह समय है जब जानवर मादा नर से कंसीव होने के लिए तैयार रहती है। हीट के समय क्या-क्या लक्षण जानवर में नजर आते हैं, मादा के अंदर नजर आते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं गाय के अंदर। गाय के अंदर हीट के समय में उनके वल्वर लिप्स में सूजन आना और लाल दिखाई देना सामान्य बात है। इसके अलावा एक पारदर्शी डिस्चार्ज जो कि ऊपर से नीचे तक लटका हुआ, अर्थात हम देखते हैं कि एक पारदर्शी डिस्चार्ज जो कि वेजाइना से लेकर नीचे जमीन तक लटका हुआ सामान्य तौर पर नजर आता है। इस पारदर्शी डिस्चार्ज को हम म्यूकस कहते हैं और सामान्य भाषा में इसे हम हीट पे आना ही कहते हैं। इस कार्य को या इसको हम कहते हैं हीट पे आना या जर गिराना भी हम कहते हैं। बार बार जानवर पेशाब करता है, पूंछ को ऊपर उठाता है। प्रो स्ट्रेस में एक गाय दूसरी गाय के ऊपर चढ़ती है, अर्थात प्रो स्ट्रेस जो होता है वो ईस्ट्रस से पहले की प्रावस्था होती है। ईस्ट्रस साइकिल की हम बात करें तो चार प्रावस्थाएं होती है: प्रो स्ट्रेस, ईस्ट्रस, मैट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस। तो प्रो स्ट्रेस अवस्था जो कि स्ट्रेस से पहले की अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर वह गाय दूसरी गाय के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन स्ट्रेस की जो अवस्था होती है, इसके अंदर वह खड़ी रहती है। इसे स्टैंडिंग हीट कहते हैं क्योंकि वह खड़ी रहती है ताकि नर उसके ऊपर माउंट कर सके। फिर पशु इसमें रंभाता है, चारा पानी कम खाता है और उसका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। और रेक्टल पाल्पेशन अगर हम करते हैं तो सर्विक्स के अंदर एक विशेष प्रकार का तनाव टोन मिलता है। ये टोन होने का कारण यही है क्योंकि गाय रिसेप्टिव होती है, मादा जो होती है उस वक्त रिसेप्टिव होती है नर के लिए, और इस समय सीमन को ट्रेवल करना होता है, इसलिए सर्विक्स टोन में रहती है। आगे हम देखें बफेलो के अंदर, तो बफेलो के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही कम पाया जाता है। बफेलो के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही कम निकलता है, बहुत कम रंभाती है। चूंकि ये कम रंभाती है और बहुत ही कम डिस्चार्ज होता है तो पता नहीं चलता है, इसलिए इस प्रकार की हीट को साइलेंट हीट भी कहते हैं। पशु डोकी करता है। डोकी का अर्थ होता है कि टेम्परेरी एंगोर्जमेंट ऑफ द टीथ, अर्थात जो थन होते हैं उनके अंदर हल्की सी कठोरता मिलती है, थोड़े समय के लिए मिलती है, तो यह डोकी करना कहलाता है और यह हीट का लक्षण है भैंस में। अब हम घोड़े के अंदर लक्षणों की बात करें तो घोड़े के अंदर जो हीट होती है वो विखंडित या स्प्लिट ईस्ट्रस होती है, अर्थात रुक रुक के आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन, करीब 7-8 दिन तक हीट रहती है। ठीक है। अब घोड़ी के पास में घोड़ा या टीजर घोड़े को जब तक लेकर नहीं जाए तब तक हीट के लक्षण उसमें स्पष्ट नहीं होते। टीजर हॉर्स क्या होते हैं? कास्ट्रेटेड हॉर्स होता है, अर्थात उसके अंदर स्पर्म नहीं बनते हैं। इस प्रकार के घोड़े को लेके जब जाते हैं तो वह तब घोड़ी पता कर पाती है, तब घोड़ी का पता चलता है कि ये हीट में है या नहीं है। क्योंकि विशेष प्रकार के लक्षण अगर हम देखें जो घोड़ी के अंदर मिलते हैं वह है स्क्वेटिंग। स्क्वेटिंग का अर्थ होता है पीछे के पैरों का चौड़ा करके नीचे की ओर बैठना। दूसरा लिप सिंक्रोनी, अर्थात होठों का चौड़ा करके दांत को दिखाना। और फ्लेवन रेस्पॉन्स, अर्थात उस समय जानवर जो होता है वो घोड़ी अपने होठों को चौड़ा करके दूसरे जानवर को सूंघती है, उसके मूत्र को सूंघना इत्यादि के कार्य को फ्लेवन रेस्पॉन्स भी कहते हैं। तो साथियों, हॉर्स के केस में चार इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं। पहला स्प्लिट स्ट्रेस का होना, दूसरा स्क्वेटिंग और लिप सिंक्रोनी, और चौथा हम देखते हैं फ्लेमन रेस्पॉन्स का पाया जाना। कोट के केस के अंदर हीट के लक्षण देखें तो पूंछ को हिलाना या नाचना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिलता है। अन्य कैरेक्टर्स भी होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो अलग करता है वो है टेल वैगिंग डांस या शेकिंग ऑफ टेल इत्यादि। पिग के केस के अंदर हम देखें तो इसके अंदर लार्डोसिस बिहेवियर हमें देखना पड़ता है। लार्डोसिस बिहेवियर को सा हॉर्स कहना या काठ का घोड़े की तरह, अर्थात जो सूरी होती है वो खड़ी रहती है। सूरी खड़ी रहती है अर्थात इसे स्टैंडिंग हीट भी कह सकते हैं। सूरी इसे हम राइट टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर सूरी के ऊपर उल्टा खड़ा होकर उसके पृष्ठ भाग के ऊपर खड़ा होकर देखा जाता है। अगर सूरी अगर खड़ी रहती है तो इसका मतलब वो हीट पे है, और अगर वो आगे निकल जाती है तो इसका मतलब वो हीट पे नहीं है, अर्थात वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं एआई का सर्वप्रथम लजारो स्पल्जानी ने 1977 में की थी।
एआई के लिए हम देखते हैं, और सर्वप्रथम भारत के अंदर एआई डॉक्टर संपत कुमार ने सन 1939 में करी थी। शुक्राणुओं के भंडारण और परिपक्वण का कार्य एपिडिडाइमिस या वृषण करते हैं और तथा इसका अवशोषण स्थानांतरण भी करते हैं। शुक्राणुओं का वर्णन और एपिडिडाइमिस का वर्णन हम अलग टॉपिक के अंदर कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं वेजाइनल म्यूकस एग्जामिनेशन। साथियों, ये जो हीट के समय में वेजाइना से जो म्यूकस स्त्रवण होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के दौरान भी पता लगा सकते हैं कि पशु हीट में है या नहीं है, या हीट पर है तो क्या समय है उसका, और उसी समय अगर इसकी एआई की जाए तो क्या वह राइट टाइम है या नहीं है। तो इसके लिए वेजाइनल म्यूकस एग्जामिनेशन किया जाता है। इस म्यूकस का उपयोग पर्ण पैटर्न देखने हेतु किया जाता है। इस हेतु माइक्रोस्कोप अर्थात किस्ट्रोस्कोप काम लेते हैं। किस्ट्रो एक विशेष प्रकार का उपकरण है जो वेजाइनल म्यूकस एग्जामिनेशन करने में किया जाता है। साथियों, वेजाइना के म्यूकस को एक स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं और स्लाइड में लेने के पश्चात किस्ट्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप में नीचे रखकर देखते हैं, तो इसमें एक विशेष प्रकार का फर्न पैटर्न नजर आता है। फर्न का पैटर्न इस तरीके से हो सकता है कि विशेष प्रकार का फर्न पैटर्न नजर आता है जिसके अंदर इस तरीके से फर्न नुमा संरचना नजर आती है। साथियों, इस तरह की फर्नुमा अगर संरचना नजर आए तो इसका मतलब है कि पशु मिड स्ट्रेस अवस्था के अंदर है। इस तरह का फर्न मिलता है तो मिड स्ट्रेस अवस्था का लक्षण है, और मिड स्ट्रेस अवस्था के अंदर अगर जानवर के अंदर एआई कर दी जाती है तो उसके ठहरने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वेजाइनल म्यूकस एग्जामिनेशन किया जाता है। साथियों, आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, अर्थात प्रेगनेंसी किस समय की चल रही है उसका पता लगाना है। हम देखते हैं कि सबसे पहला जो मिलता है सिम्टम वो है हॉर्न में असमानता मिलना, अर्थात यूट्रस के जो दो हॉर्न हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। रेक्टल पाल्पेशन जब हम करते हैं तो 45 से 50 दिनों के अंदर हमें लगता है कि दोनों यूट्रस के हॉर्न दिखने में, शेप और साइज में अलग हो चुके हैं, क्योंकि जिस हॉर्न के अंदर फीटस होता है वो आकार में बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगला लक्षण हम देखें फ्लक्चुएशन होना, ये भी लगभग 45 से 50 दिन के अंदर नजर आ जाता है। ऐसा महसूस होता है कि एक थैले जिसके अंदर पानी भरा हुआ है नजर आता है। फ्लक्चुएशन का मतलब हम देखते हैं कि हॉर्न जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, हॉर्न के विभिन्न भागों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी एक दूसरे से हिलता हुआ नजर आता है। ऐसी कोई संरचना जो कि पानी की तरह हिलती हुई नजर आती है तो उसे हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। अगला हम देखते हैं पोजिशन ऑफ यूट्रस। तो गर्भाशय का अब्डोमिनल कैविटी के अंदर नीचे उतरना 45वें दिन से शुरू हो जाता है। पोजीशन ऑफ यूट्रस हम देखते हैं कि इस प्रकार से चलता है कि शुरुआत के अंदर जो नॉर्मल जो गर्भाशय होता है वो इस प्रकार से होता है, जो कि सीधा खड़ा रहता है, हॉर्न इस तरह से रहता है। जैसे जैसे 75 डेज क्रॉस करते हैं ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। 75 दिनों के बाद ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और यह अब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ जाता है जैसे जैसे आकार के अंदर वृद्धि करता जाता है। आगे हम देखें 130 से 140वें दिन के अंदर ये क्षैतिज दिशा में बढ़ना शुरू होता है, मतलब आगे की तरफ रूमन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और 7 से 7.5 माह में ये यूट्रस में वापस ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो अगर उस समय देखें तो इस तरह से आपको नजर आता है, ये पहले नीचे की तरफ बढ़ता है और फिर उसके पश्चात ये वापस सीधा आगे की तरफ बढ़ना यानी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। 7 से 7.5 माह की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ये वापस ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अगला हम देखें, तीसरा अगर हम देखें तो फीटल मेम्ब्रेन स्लिप, भ्रूण की झिल्लियां एक दूसरे के ऊपर खिसकती है। ये 2 से ढाई माह के समय हम देखा जा सकता है। फीटल मेम्ब्रेन स्लिप अर्थात भ्रूण के ऊपर अलग अलग झिल्लियां पाई जाती है जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। कोरियन, एलेंटोइस, एमनियन इत्यादि भ्रूण के ऊपर पाई जाने वाली झिल्लियां हैं। ये एक दूसरे पर खिसकती है, तो झिल्लियों के खिसकने की एक विशेष प्रकार का महसूस रेक्टल पाल्पेशन पर महसूस किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं डबल मेम्ब्रेन स्लिप मिलता है। डबल मेम्ब्रेन स्लिप से अर्थात यह है कि भ्रूण के सबसे बाहरी झिल्ली अर्थात कोरियन तथा यूट्रस की जो दीवार है दो झिल्लीनुमा संरचना बनाती है। यूट्रस की दीवार को जब हम अंगुलियों से पकड़ते हैं तो दो चमड़ियों के होने का अनुभव होता है कि एक चमड़ी है और एक चमड़ी उसके नीचे भी है। तो इस तरह की कंडीशन को हम डबल मेम्ब्रेन स्लिप कहते हैं, और ये कंडीशन तभी हो सकती है जब जानवर प्रेग्नेंट होता है। तो इससे हम प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं।
अगला हम देखते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो देखते हैं प्लेसेंटोम्स का मिलना। साथियों, प्लेसेंटोम्स क्या है? प्लेसेंटोम्स दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, पहला कोटिलिडन और दूसरा करेंकस। प्लेसेंटोम वह चीज है जिससे भ्रूण को मादा के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। वह दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एक तो कोटिलिडन्स और दूसरा करेंकस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो भाग हैं जो कि एक दूसरे को कवर रखते हैं, अर्थात एक भाग दूसरे भाग के अंदर समायोजित हो जाता है। एक भाग जो होता है उसका कोटिलिडोन का वो भ्रूण का हिस्सा होता है जिसे हम कोटिलिडन्स कहते हैं, और दूसरा भाग करेंकल्स जो कि मादा का हिस्सा होता है। कोटिलिडन्स और करेंकल्स दोनों मिलकर प्लेसेंटोम्स का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 से 120 होती है। ये एक तरह से बटन नुमा संरचनाएं होती है और इनकी संख्या 100 से 120 होती है, और गायों के अंदर इन्हें 85वें दिन के अंदर लगभग महसूस किया जा सकता है। इसके पश्चात हम तीन टर्म्स और देखते हैं। यूट्राइन आर्टरी से संबंधित है वीरिंग, पल्सेशन और प्रीमाइटिस मिलना। वीरिंग और पल्सेशन का मतलब है, वीरिंग का अर्थ है कि वायर की तरह इसके अंदर या लगातार फ्लूइड का बहना वीरिंग कहलाता है, और पल्सेशन का मतलब इसके अंदर संवेदना मिलती है, संवेदना के साथ साथ पल्स की तरह इसके अंदर आगे यूट्राइन आर्टरी के अंदर ब्लड बहता हुआ नजर आता है। ये लगभग 85 से 90 दिनों के लगभग नजर आता है। उसके पश्चात यह बंद हो जाता है और कब नजर आता है? इसके पश्चात हम देखते हैं कि यूट्राइन आर्टरी में कंपन जो है लगभग 5 से 7 माह के बाद में नजर आना शुरू हो जाता है। ये कंपन को हम प्रीमाइटिस कहते हैं। इसी तरह से फुटबॉल नुमा यूट्रस जो होता है वो 2 माह के अंदर हम महसूस कर सकते हैं। तो साथियों,